अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, आज सारे विश्व को सबसे ज्यादा जिस शब्द की जरूरत आ पड़ती है वो है अहिंसा। अहिंसा एक ऐसा शब्द जो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व बन गया, उनकी पहचान बन गया। पर काश कि हम इस शब्द का अर्थ उस तरह समझ पाते जिस तरह अहिंसा को महात्मा गांधी जी ने समझा और हमें समझाने की कोशिश में जुटे रहे। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से दूर होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छिपी हिंसा का नाश करना भी है। हमने किसी पर हाथ भले ना उठाया हो, पर किसी के प्रति ईर्ष्या रखना भी एक तरह की हिंसा है। हमने भले ही किसी को पराजित न किया हो, लेकिन किसी की जीत के प्रति हमारी नकारात्मक सोच रही हो तो वो भी एक तरह की वैचारिक हिंसा है। देवियों और सज्जनों, गांधी जी के अहिंसा का अर्थ है तन मन वचन कर्म और धर्म की अहिंसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांधी जी के इन्हीं विचारों को याद करते हुए आज के खेल का शुभारंभ हम करते हैं हमारे मंगलवार यानी परसों के रोल ओवर कंटेस्टेंट अभिषेक झा जी के साथ। हमें शुरू से एक समस्या रही है जो स्टैमरिंग की थी, हिंदी में हकलाना जिसे कहते हैं। अर्लियर क्रोएशिया, शुरुआत में बच्चे ही होते थे हमारी उम्र के, वो नकल करके दिखाते थे। बुरा भी लगता था कि हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में बचपन से आज तक सबको बोलता था दैट आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट स्पीकर दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। अभी जितनी देर हमने आपसे बात की पता नहीं चला कहीं पर भी आपको ये दुविधा है। जब आप अंदर से सोच लेते हैं तो सारी चीजें अपने आप समझ जाती हैं। बात करते समय अपनी वाणी में अटक जाना, अभिषेक को बचपन से ही इस दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन इससे न तो वो निराश हुए, ना ही उनके अंदर जो कुछ कर दिखाने का जज्बा था वो कम हुआ। अपनी चुनौतियों और परेशानियों का सामना करते हुए अपनी काबिलियत को आगे रखने वाले अभिषेक इस खेल में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। परसों 2 लाइफ लाइन्स की मदद से इन्होंने 6,40,000 रुपए जीत लिए थे। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। धन्यवाद सर। आराम से आपने इत्मीनान से रेस्ट किया? नहीं, क्यों? सर आपसे मिलने के बाद नींद आई नहीं। सर ये अच्छी बात नहीं है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अब हम आपके साथ यहीं पर बैठे रहने वाले हैं, तो आपकी नींद जो है वो जानी नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि इत्मीनान से बैठे हैं, आराम हो गया, अब मिल गए आप हमारे साथ। सर मैं एक और बात बताऊं आपको। हाँ जी। जो हमने एक सवाल पे अपनी लाइफ लाइन यूज ले ली थी, आसान से सवाल पे, तो वापस जाके हमें बहुत डांट पड़ी थी उसके लिए। अगर जमुना पारी और बीटल बकरी की नस्लें हैं तो कराकुल और नीलगिरी किसकी नस्लें हैं? ऊंट, भैंस, घोड़ा या भेड़? नीलगिरी, ऊंट, कराकुल, गाय है नहीं। सर मैं ऑडियंस बोल लूंगा। किसने डांटा आपको? पूरे खानदान ही डांटा, जो बचा ही नहीं कोई। तो छोटे भाई ने बोला कि इसका सवाल तो मुझे ही पता था, इसने आसान से सवाल पे लाइफ लाइन क्यों लिया। हाँ। तो उसका सारा ब्लेम हमने फिर आप पे डाल दिया था कि ओके। अभी क्या है ना सर कि उनको पता है रोज रोज सदी के महानायक से मुलाकात तो होती नहीं है, तो समझाना पड़ा फिर उसको। मुझ पर कैसे दोष डाल दिया आपने? सर आप ही का नाम लिया ना कि लाइफ में पहली बार आपसे मिले, देख के भाव बेभोर हो गए एकदम से, ध्यान सारा आप ही पे केंद्रित हो गया, तो गांधी जी पर जा ही नहीं पाए। ये जो आपको डांट पड़ी ये छोटे भाई साहब ने दी? ज्यादा उसने बोला। ज्यादातर उन्होंने बात की। कल भाई साहब आप 3,20,000 रुपए का चेक जो हमने आपको दिया था ना, खबरदार अगर आपने उनको दिया। बहुत मांग रहे थे कल, वो दीजिएगा भी मत। परसों की बात कर रहा हूं मैं। अरे उसने एक बात और बोली सर वो। हाँ बिल्कुल सर, आपकी शुभकामनाएं इनके साथ बनी रहे, बस यही हो जाने वाला है। ओके अभिषेक, आपकी 2 लाइफ लाइन बची हुई है। यस सर। एक तो है 50-50 और एक है आस्क द एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो एक बहुत ही प्रख्यात पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है पंकज पचौरी, और आज एक ऐप बेस्ड न्यूज चैनल गो न्यूज के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ भी है। पंकज जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
नमस्कार बच्चन साहब और अभिषेक जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और गांधी जी का ये सप्ताह चल रहा है, तो आपका भी आशीर्वाद इनके साथ है, इनके घर वालों का आशीर्वाद भी इनके साथ है और गांधी जी का भी आशीर्वाद इनके साथ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे अभिषेक। तो इसे एक साथ अब शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले अभिषेक। ऑलराइट, ऑडियंस का जोश बना रहा है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो अभिषेक, जैसा कि हमने कहा था परसों जब आपके साथ हमने खेल की समाप्ति की तो 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने, 6,40,000। और आज का जो इस खेल का पहला प्रश्न आएगा वो है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। बहुत होशियारी से अभी तक आप खेले हैं, आगे भी इसी तरह खेलिए, वरना आपके जो छोटे भाई साहब हैं वो निराश हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, इधर से जितना भी आए ना आपके पास, कुछ हमारा भी दे दीजिएगा। 50-50 सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑलराइट अभिषेक, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2019 में गठित नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के एकमात्र कैबिनेट मंत्री कौन है जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ था? Who is the only member of the Union Cabinet formed in May 2019 to have been born before independence? ऑप्शन सुनिए। A. राजनाथ सिंह, B. नितिन गडकरी, C. रामविलास पासवान, D. प्रकाश जावड़ेकर। सोच लीजिए अभिषेक, आपके पास समय ही समय है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन है, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। राजनाथ सिंह नहीं हो, वो तो यंग लगते हैं। नितिन गडकरी जी भी नहीं हो सकते, इतने यंग लगते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी की शक्ल कैसी थी? जावड़ेकर, पीयूष गोयल, वो तो रेलवे मिनिस्टर थे। जावड़ेकर। पासवान हो सकते हैं, पासवान ही है। क्या सोच रहे हैं आप अभिषेक? सर नितिन गडकरी जी काफ़ी यंग लगते हैं, मुझे लगता नहीं वो होंगे। मुझे मेन जो लग रहा है वो पासवान जी का लग रहा है। ओनली मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट formed in May 2019 to have been born before independence, स्वतंत्रता से पहले। नितिन गडकरी जी नहीं होंगे, राजनाथ सिंह जी नहीं हो सकते। 47 से पहले कैसे पैदा हो सकते हैं? रामविलास पासवान जी, वो क्या करना चाहेंगे अभिषेक? सर राजनाथ सिंह जी नहीं हो सकते, यूपी के मिनिस्टर रह चुके हैं एक समय पर, यंग दिखते हैं, हो भी नहीं सकते, चेहरे से पता लग जाता है इंसान का। गडकरी जी भी नहीं हो सकते कायदे से। बचे पासवान जी और जावड़ेकर जी। मुझे जावड़ेकर जी की शक्ल याद नहीं आ रही है। पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के शायद में मुखिया सचिव हैं, उनके बेटे हैं पासवान जी, उनके बेटे जी पासवान भी हैं, वो उनके बेटे पासवान हैं, वो भी मंत्री हैं। नाम सुने इनके आपने पहले कहीं? राजनाथ सिंह जी पहले पिछली यूनियन कैबिनेट में भी मिनिस्टर रह चुके हैं वो। नितिन गडकरी जी की तो दिल्ली से ही हैं, उनका दिल्ली यूनियन कैबिनेट में भी थे, इसमें भी आप वाले में भी हैं, गोवा से भी उनका कुछ रह चुका है। प्रकाश जावड़ेकर जी का मुझे याद आ रहा है, रेलवे तो पीयूष गोयल जी ने बताया था, और जो यूनियन बजट पास किया था वो भी शायद उन्होंने किया था। जावड़ेकर जी की मुझे शक्ल याद नहीं आ रही है ठीक से। शक्ल से उम्र पता चल जाती है आपको? सर कुछ हद तक इंसान। सर होगा सी या डी में से ही कोई। हाँ जी, होगा सी या डी में से ही कोई, इतना कंफर्म है। जिस पर आप निश्चित हो मुझे बताइए, उसे हम लॉक कर देंगे। लाइफलाइन लेना हो आप बताइए, हम उसे अंकित कर देंगे। राजनाथ सिंह जी हो नहीं सकते, कैसे होंगे? पासवान जी शायद बहुत उम्र पास कर चुके हैं, शायद बच्चन साहब से भी बड़े हैं। क्या करना चाहेंगे अभिषेक?
सर मन कर रहा है सी को लॉक कर दूं। ओके, बताइए क्या किया जाए। हे ईश्वर मदद करना। सर सी रामविलास पासवान। फाइनल उत्तर आपका? लॉक कर दिया जाए? सर सी रामविलास पासवान। फाइनल उत्तर लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, सी रामविलास पासवान पे ताला लगाया जाए। आप चेहरों पर जा रहे थे, आपने कहा आपने चेहरा नहीं देखा इसलिए आपको उनके सर काफी चेहरे से कैसे उम्र पता चलेगी और कैसे पता चलेगी कि ये स्वतंत्रता से पहले? सर वैसे तो पासवान जी भी हेयर डाई लगाते रहते हैं अपना, लेकिन उनका जहाँ तक हमने पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत आपसे भी कंपैरिजन कर रहे थे, वो उनका शायद बड़ा है, शायद आपसे भी उम्र में ज़्यादा है वो। मुझे पासवान जी का लगा था, पासवान जी हैं। कैसे अनुमान लगा रहे हैं आप इस प्रश्न का उत्तर? हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सर राजनाथ सिंह जी नहीं हो सकते, उनका हमने पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा है, उसमें कभी ऐसा नहीं आया था कि पहले हो। गडकरी जी का तो हो ही नहीं सकता। जावड़ेकर जी की शक्ल याद नहीं आ रही है, वो बचे पासवान जी। अच्छा, ये सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। इतना कुछ भूमिका बांध दी आपने। रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। राजनाथ सिंह का जन्म 1951। नितिन गडकरी जी पैदा हुए थे 1957 में और प्रकाश जावड़ेकर जी भी 1951 में पैदा। बहुत रिस्क लिया आपने, क्योंकि आप सोच बोझ करके मेरे साथ आपने चेहरा मिला करके, रामविलास जी पता नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने कहा आपको इनके तो बाल काले होते हैं, डाई करते हैं, वो सब बोल करके तब आप पहुंचे इस निर्णय पर। थोड़ा प्रैक्टिकल लगा। नहीं, कोई बात नहीं, सही हो गया अंत में, इस बात की हमें खुशी है। अब आपके पास अगला प्रश्न आ रहा है, यह है 25 लाख का। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न अभिषेक आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारत में जन्मे इनमें से कौन से लेखक का असली मध्य नाम आर्थर है? Which of these authors born in India had the actual middle name Arthur? ऑप्शन सुनिए। A. जॉर्ज ऑरवेल, B. विलियम थैकरे, C. रडियार्ड किपलिंग, D. जेरोल्ड डरल। 2 लाइफलाइन है आपके पास अभिषेक। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। गैस वर्क यहां चलता नहीं। यदि आपने गैस किया और वो गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। पेन का नाम रुडयार्ड किपलिंग जी का जन्म भारत में हुआ था। उनका मिडिल नेम आर्थर था या नहीं, मुझे कंफ्यूजन है। और जो जॉर्ज ऑरवेल जी हैं, उनकी पेन का नाम शायद जॉर्ज ऑरवेल था। वो भारत में जन्मे थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मैंने जेरल्ड डरेल का नाम कभी नहीं सुना, विलियम थैकरे का नाम मैंने कभी नहीं सुना, तो BUD का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। जॉर्ज ऑरवेल का मुझे सुना हुआ है नाम, और किपलिंग जी को थोड़ा सा पढ़े हुए हैं। संदेह हो आपके मन में अभिषेक, हम अपने कंटेस्टेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। रुडयार्ड किपलिंग, जेरल्ड डरेल तक मैं कभी गया नहीं, पढ़ा नहीं, विलियम थैकरे का भी कभी सुना नहीं। 2 लाइफलाइन जीवित हैं। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। ओके, कौन सी? 2 बची है। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। सर 50-50। कबीर महाशय, अभिषेक जी अपनी 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं अभिषेक, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कबीर जी। बचा है 1
ए जॉर्ज ऑरवेल, डी जेरल्ड डरल। इनमें से एक आपको 25 लाख ले जाएंगे। उनके शायद पेन का नाम था जॉर्ज आर्थर ऑरवेल, डोवेल डायल का असली नाम था क्या? ये तो शायद पेन का नाम था, वो पेन का नाम कुछ और था। अमाउंट बहुत बड़ी है, गिरे तो कहाँ चले जाएंगे, जीते तो शायद कहाँ पहुँच जाएंगे। सर मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन यूज करूंगा। Okay. कबीर महाशय अभिषेक अपनी आखिरी लाइफ लाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और पंकज जी आपकी बारी आ गई है। पंकज जी, जो प्रश्न था वो एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। भारत में जन्मे इनमें से कौन से लेखक का असली मध्य नाम आर्थर है? Which of these authors born in India had the actual middle name आर्थर? और इन्होंने 4 ऑप्शंस देखे थे, लेकिन 50-50 लाइफलाइन किया, 2 निकल गए, 2 ही बचे हैं। एक ए जॉर्ज ऑरवेल, डी जेरल्ड डरल। एक सही है, एक गलत है। जी जी, ये जो सवाल है, इस सवाल में इसका आंसर जो है वो जो जवाब है वो छुपा हुआ है कि एक्चुअल मिडिल नेम होना चाहिए। इसका मतलब जो नाम है वो बदल दिया गया है, जो लेखक हैं उन्होंने। और जॉर्ज ऑरवेल जो हैं, इनका असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर हुआ करता था, जो इन्होंने बाद में बदल के पेन नेम अपना जॉर्ज ऑरवेल कर लिया। तो ए जो है, मेरे ख्याल से ये बहुत मुफीद इसका जो है वो जवाब बनता है और सही जवाब बनता है। और इसके ऊपर एक कहानी और है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या करना चाहेंगे? सर मुझे लग रहा था ए और सी में से कंफ्यूजन था, मेरे क्लियर हो गया, तो मैं ए के साथ जाना चाहूंगा। लॉक कर दिया जाए? यस सर। जॉर्ज ऑरवेल, ए लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। जी पंकज जी आप बिल्कुल सही है, 25 लाख रुपए जीत गए आप। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो मोतिहारी बिहार में पैदा हुए थे, ये 1903 या 1904 में। और मोतिहारी बिहार से एक आपके कंटेस्टेंट थे सुशील कुमार जी, जिनकी मैंने मदद की थी एक बार 1 करोड़ रुपए जीतने में। वाह। और तब मैं ये पढ़ रहा था कि मोतिहारी बिहार से कौन कौन बड़े लोग हैं, तब मुझे ये तब आपसे जी जी वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी बता दी आपने पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने इनको 1 करोड़ नहीं 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि और आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, बिग हैंड। धन्यवाद सर। पंकज पिछोरी जी। सो जॉर्ज ऑरवेल जिस पर आपकी नजर जा भी रही थी, एरिक आर्थर ब्लेयर जैसा कि पंकज जी कह रहे थे का उपनाम है। उनका जन्म बिहार के मोतिहारी में 1903 में हुआ था। रडियार्ड किपलिंग का नाम है जोसेफ रडियार्ड किपलिंग, born in Bombay. Gerald Malcolm Durrell, born in Jamshedpur. William Makepeace Thackeray, born in Calcutta. सब बहुत ही प्रख्यात लेखक। ऑलराइट अभिषेक, बहुत बहुत बधाई, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। आपकी चारों लाइफलाइन अब चली गई, बहुत होशियारी से आपको खेलना पड़ेगा। अब आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपीज। कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। अभिषेक जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व भ्रमण करने वाले पहले सौर ऊर्जा चालित विमान का नाम क्या था, जिसने 2016 में अपनी उड़ान पूरी की थी? What was the name of the first solar powered airplane to complete a round the world journey in the year 2016? समझ लिया प्रश्न को? ऑप्शंस देखिए। ए ब्रिटलिंग ऑर्बिटर, बी सोलर इंपल्स 2, सी सोलर जेफर, डी ओडिसियस। विश्व भ्रमण करने वाले पहले सौर ऊर्जा चालित विमान का
नाम क्या था जिसने 2016 में अपनी उड़ान पूरी की? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास अभिषेक? कोई भी आइडिया है आपके मन में? नो सर, कुछ आइडिया नहीं है सर। क्या करना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में हम अपने कंटेस्टेंट्स को कहते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेस वर्क करना चाहें तो वो आपकी जिम्मेदारी है। सर, आई विल क्विट। यू विल क्विट? फाइनल उत्तर आपका? ऑलराइट। कबीर महाशय, अभिषेक झा जी गेम को क्विट करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। 25 लाख रुपए आप जीते हैं। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए। सर, डी, ओडिसिस। डी, ओडिसियस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। सही उत्तर है 16 इंपल्स 2। स्विट्जरलैंड में निर्मित इस विमान को बर्ट्रंड पिकार्ड और आंद्रे बॉशबर्ग द्वारा संचालित किया गया था। उन्होंने 17 चरणों में यह यात्रा पूरी की। 9 मार्च 2015 को उन्होंने अबू धाबी से सफर की शुरुआत की थी, जो 26 जुलाई 2016 को समाप्त हुई। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि जापान और हवाई के बीच विमान की बैटरी वो जो थी वो खराब हो गई थी, जिसकी मरम्मत में महीनों लग गए। 16 इंपल्स 2 इज द राइट आंसर। वेल प्लेड अभिषेक, आपके साथ मिल करके, और आपने जीते हैं 25 लाख रुपए। बधाई देते हैं हम आपको। 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं, इसको हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। $25 लाख हो गए, कंफर्म किया, और ये सीधे तुरंत आपके अकाउंट में गए। वेल प्लेड। और आपके भाई साहब को हम नीचे बुलाएंगे तो आए हमारे साथ एक फोटो खींचे। बैठ जा। तो देवियों सर, जो आपने देखा, अभिषेक झा बलताना पंजाब से आए और 25 लाख रुपए जीत करके। अब हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेकिन जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने जा रहे हैं, उनका परिचय एक बार हम फिर से देना चाहेंगे। तालियां बजाएं उनके लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं खंडवा मध्य प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है शरीन अहमद। दिल्ली से एक बिजनेसमैन अवतार सिंह वालिया। हांसी हरियाणा से एक डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर उर्मिल धंतावाल या धंतरवाल। मधुबनी बिहार से एक गृहिणी ऋषु कुमारी यादव। भोपाल मध्य प्रदेश से एक टीचर अरुण कुमार मिश्रा। पटना बिहार से एक टीचर संगीता कुमारी। और अंत में रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडियन रेलवेज में ट्रैक मेंटेनर अरुण कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर। ओके, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को उनके द्वारा जीती गई सीटों के आधार पर कम से ज्यादा के क्रम में सजाएं। यानी जिस पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती हैं उसे आपको पहले रखना है। Arrange these political parties in ascending order of the number of seats they won in the 2019 Lok Sabha elections. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए बहुजन समाज पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो पार्टी आती है वो है ए बहुजन समाज पार्टी 10।
फिर आता है सी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22 सीटें। फिर आता है डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 52, 52 सीटें आई उनकी। और अंत में बी, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें। ए, सी, डी, बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिए हैं, ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़कर सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब संगीता कुमारी। ये बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम आप चलते हैं वहां। वेल प्लेड संगीता जी। बिग हैंड फॉर संगीता कुमारी। हाँ, सालों की तमन्ना आपकी पूरी हो गई। बिल्कुल, बहुत मेहनत की आपने जी, और आज आप यहाँ आ गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं पटना बिहार से एक टीचर जिनका नाम है संगीता कुमारी। संगीता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आप एक शिक्षक है, टीचर है आप जी। क्या पढ़ाती हैं और किन्हें पढ़ाती हैं आप? जी, मैं साइंस पढ़ाती हूँ और 9 और 10 मतलब हाई स्कूल को पढ़ाती हूँ। 9वीं और 10वीं क्लास को आप साइंस पढ़ाती हैं। जी। बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे। एक वीडियो देख लें आपके ऊपर जो हमने बनाया है, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? 1 साल आप आगे की सोचते हैं तो धान उगा लेते हैं, 10 साल आगे के लिए सोचते हैं तो आप पेड़ लगाते हैं। लेकिन आप यदि सोच आप 100 साल की आगे की रखेंगे तो आप अपनी लड़कियों को शिक्षित जरूर करेंगे। शिक्षित औरतें होंगी घर की, तभी एक शिक्षित समाज हमारा बन सकता है, क्योंकि औरतों का बहुत रोल होता है बच्चों को समझाने में, बच्चों को संस्कार देने में। गुड मॉर्निंग। मेरा स्ट्रगल लाइफ का शुरू से ही पढ़ाई को लेके बहुत ही स्ट्रगलिंग रही हूँ। 12th के बाद पापा ने मुझे हॉस्टल भी भेजा था। हॉस्टल आना एक छोटे से गांव से, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। ये बात कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को चुभती थी ये बात। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई भी बीच में रुक गई और फिर वापस मुझे गांव जाना पड़ गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। जब मैं पार्ट 3 में थी तब फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई, शायद मेरे ससुर जी को कहीं ना कहीं लगा ये बात कि ये वाकई पढ़ना चाहती है और हम लोग शायद इसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं इसको बढ़ा रहे हैं आगे। और तब फिर उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा, अभी आप क्या कर सकते हो? तो मैंने बोला कि मैंने कोचिंग चलाया हुआ है तो मुझे टीचिंग भी अच्छा लगता है। तो फिर कहा उन्होंने कि तो फिर आप बीएड कर लो। हम लोग का टॉपिक आज का है सेल। ओके, मैं जो डिप्राइव्ड गर्ल्स हैं, वो जो गरीब हैं, उनके फादर नहीं कर सकते हैं, पटना जैसे शहर में नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक हॉस्टल तैयार करना चाहती हूँ उस तरह का कि मैं जितनी भी लड़कियों को सपोर्ट कर सकूँ यदि लाइफ में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नारी के बारे में आपने जो कहा संगीता जी, वो बिल्कुल सही विचारधारा है आपकी। जी। गांधी जी ने भी यही कहा था और ये पूरा हफ्ता जो है ये गांधी जी को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि एक पुरुष को शिक्षित करोगे तो एक इंसान शिक्षित होगा, एक महिला को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार जो है वो शिक्षित होता है। आप जैसी महिलाएं जो हैं, जो कि मान लीजिए छोटे गांव से आई हैं और अपने आप को शिक्षित करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। कई बार लोग जो हैं, गांव के लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हो इसके ऊपर, ये तो इसकी शादी हो जाएगी, इसको चौका बर्तन सिखाओ, आगे क्यों शिक्षित। ऐसी विचारधारा क्यों बनती है और कैसे बनती है, सर यही तो मैं जानना चाहती हूँ। उसका मैं एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई हूँ। पढ़ने में बहुत रुचि थी मेरी शुरू से ही। मुझे याद नहीं कि मैंने पढ़ाई के लिए कभी डांट सुनी हो। सेल्फ मोटिवेटेड रही हूँ कि मुझे पढ़ना है। सर मैं 10th में टॉपर रही हूँ, अपने राजगीर में सर टॉपर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट भी वहीं से किया, तो वहाँ भी मैं टॉपर रही। टॉप होने के बावजूद भी रुकावटें आई, कैसे हो गया ये? रुकावट का कारण था सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मेरे पापा किसान हैं, तो हमारे यहाँ जो भी जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, तो जो भी उपजता था घर में तो वो तो सब लोग खाते थे।
तो उसमें सर खाने पीने की तो कमी नहीं होती थी, पर पढ़ाई के लिए 12th तक तो विशेष खर्च था नहीं, तो इसलिए 12th तक तो मेरा पढ़ाई चल गया। लेकिन आगे मैं मेडिकल करना चाहती थी। मैं हमेशा से चाहती थी एक डॉक्टर बनूं। तो मेरे पेरेंट्स हैं तो किसान, मेरे पापा, लेकिन बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और उनकी सोच और मेरी मम्मी की सोच 20 साल पहले भी इतनी ऊंची थी कि मैं बेटी को भेजूंगी बाहर। तो उन्होंने उस समय जो कुछ भी थोड़े पैसे बचा के रखे थे, उन्होंने मेरा एडमिशन पटना में करवाया और गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रखा। मैं हॉस्टल तो आई, एडमिशन भी हुआ, कोचिंग में अच्छा चल रहा था। लेकिन सर फिर मेरे पापा के पास पैसे की कमी हो गई, तो मुझे वापस जाना पड़ गया घर। और फिर उस समय घर का जो माहौल था वो मेरे अनुकूल बिल्कुल नहीं था, बहुत प्रतिकूल था। मतलब एक लड़ाई झगड़ा वाला सारा सिचुएशन वहाँ जो मैं जहाँ मतलब मेरा बचपन पला, मैं वहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन इतना कुछ ज्ञान आपने प्राप्त किया, जो कुछ भी परेशानियां थी, चाहे गांव में जैसे भी लोगों की सोच विचार थी, उससे अलग हट करके आपने कदम बढ़ाया और आज आप यहाँ पहुँच गए। अपने साथ आज आप किसे लाई हैं? कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जितने भी घर के परिवार के लोग हैं सबको नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए गेम के बारे में जल्दी से आपको समझा देते हैं हम। गेम के जो नियम होते हैं, हमारे सामने यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होती है। बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं आगे और पहुँच जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 पड़ाव पार करने होंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का। 10वां प्रश्न जब आप पार करेंगी या दूसरा पड़ाव पार करेंगी तो हमारा जो चोटी का प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस हमने रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, 50-50, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, यानी अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए तो इसको आप मिटा सकते हैं, एक नया प्रश्न आएगा। और अंत में आखिरी आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है पंकज पचौरी जी। पंकज जी, एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप अपना चेहरा दिखाएं। तालियों के साथ एक बार फिर पंकज पचौरी जी का स्वागत। तो इसी के साथ संगीता जी शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ संगीता जी। पहला प्रश्न है 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रिक्त स्थान भरकर इस मुहावरे को पूरा करें, जिसका अर्थ होता है किसी का गुस्सा भड़काना, आग में डैश डालना। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द प्रोवर्ब दैट मीन्स टू ऐड टू समवन्स एंगर। ऑप्शन सुनिए। ए पत्थर, बी घी, सी पानी, डी बर्फ। सर प्लीज लॉक बी, घी। बी घी, तल लगा दे जी। बी पे तल लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 1000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए संगीता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किसे परोसने के लिए स्कूप का इस्तेमाल किया जाता है? Which of these is usually served using a scoop? A नूडल्स, बी पिज्जा, सी आइसक्रीम या डी पेस्ट्री। सर प्लीज लॉक सी, आइसक्रीम। आइसक्रीम सी पे था, लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 3000 रुपए। संगीता जी वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गजरा बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से कौन सा फूल काम में लिया जाता है? Which of these flowers is commonly used to make a gajra? ऑप्शन सुनिए। ए लिली, बी सनफ्लावर, डी जास्मिन, डी लोटस। लिली, सूरजमुखी, चमेली या कमल। सर प्लीज लॉक सी, चमेली। चमेली, सी, ताला लगा दिया जाए जी। लगाइए ताला कंप्यूटर जी सी पे। आप बिल्कुल सही हैं, 3000 जीत गए आप। वाह। गजरा, नाम सुनते ही उसकी महक जो है बहुत सुंदर होती है। आपके पतिदेव ने कभी आपके लिए गजरा वजरा खरीदा हो? सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मुकेश जी, अच्छा ऐसा हो रहा है देवियों संजों के हमारे ये कार्यक्रम में बहुत सी महिलाएं आकर के अपने पतिदेव के जितना भी होता है ना गलत बातें वो सब यहाँ पर सार्वजनिक कर देती हैं। सर
ताकि आप कुछ समझा सकें, बस इसीलिए। हाँ नहीं, आप समझा सकते हैं, लेकिन क्या भाई साहब ये सही बोल रहे हैं कि आपने कभी? सर ऐसा है कि स्त्री से जीतना मुश्किल काम है और उनकी जितनी बातें हैं वो सब सही होती है। सुन लिया इन्होंने, अब आइंदा ये आपको खरीद के देंगे, क्योंकि आज जो है सार्वजनिक हो गई ये बात। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओम भूर्भुवः स्वहा इनमें से किसकी आरंभिक पंक्ति है? ओम भूर्भुवः स्वहा आर द इनिशियल वर्ड्स ऑफ विच ऑफ दीज? आपके ऑप्शंस है ए महामृत्युंजय मंत्र, बी गायत्री मंत्र, सी विष्णु सहस्रनाम, या डी श्री हनुमान चालीसा। सर प्लीज लॉक बी गायत्री मंत्र। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी। गायत्री मंत्र बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये भी सही उत्तर है आपका। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 5,000 जीत गए। गायत्री मंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र होता है जी। आपको याद होगा जी, ये मंत्र, बताइए सुना करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह, बहुत खूब, धन्यवाद। संगीता जी आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो स्क्रीन पर ये रहा। इस आवाज को सुनकर जानवर को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है किस जानवर की आवाज है। आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द साउंड प्लेड हियर। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? बहुत से लोग डर गए, उधर देवी जी थे, डर गए, हम भी डर गए। अच्छा, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए पिग सुअर, बी लायन शेर, सी चिंपैंजी, या डी पोलर बेयर ध्रुवीय भालू। सर प्लीज लॉक बी शेर। बी शेर, ताला लगा दे जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 जीत गए आप। शेर के दहाड़ को अंग्रेजी में रोर कहा जाता है, रोर कहा जाता है। ये जानवरों में सबसे ऊंचे आवाजों में से एक है, और 8 किलोमीटर तक की दूरी पर भी ये सुनाई देता है, शेर की दहाड़। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। 6ठा प्रश्न अब आपके सामने रखूंगा, और समय अब मिलेगा आपको 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। रेडी संगीता जी? जी। 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर के किस अंग से ऑक्सीजन लेकर अन्य अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाती है? रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम विच ऑफ दीज ऑर्गन्स टू ऑल द बॉडी टिश्यूज? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए लंग्स, बी किडनी, सी स्टमक, डी लिवर। फेफड़ा, गुर्दा, अमाशय, यकृत। सर प्लीज लॉक ए फेफड़ा, लंग्स। लंग्स को श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। ए फेफड़ा लंग्स, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड संगीता जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। मुझे लगता है जो आपने शिक्षा प्राप्त की थी जब आप मेडिकल में जाना चाह रही थी, वो यहां पर काम आ गई आपके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं संगीता जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये अभिनेत्री कौन है जिन्होंने लीला की मां की भूमिका निभाई है? Who is this actress who plays the role of Leela's mother? आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं संगीता जी, शायद आपको पता चले। ए सीमा भार्गव, बी रत्ना पाठक, सी सुप्रिया पाठक, या डी डॉली अलूवालिया।
I'll take lifeline, sir. लाइफलाइन लेना चाहिए। ओके कमिरा जी शांत हो जाइए, घड़ीमान जी लाइफलाइन लेंगी संगीता जी। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। और ये अभिनेत्री कौन है जिन्होंने लीला की मां की भूमिका निभाई है? ऑप्शंस हैं ए सीमा भार्गव, बी रत्ना पाठक, सी सुप्रिया पाठक या डी डॉली अहलूवालिया। और आपका समय 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत 86% दिया है सुप्रिया पाठक। क्या करेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के चाहती साथ जाएंगे। ऑलराइट जी प्लीज। अधिकतर ऑडियंस कह रही सी सुप्रिया पाठक। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बहुत ही प्रख्यात ये फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म। पता नहीं आपने ये देखी कि नहीं फिल्म? पूरी फिल्म से फिल्म देखने का मौका नहीं मिल पाता। आपके पतिदेव को इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम था। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। कैसे पता था आपको? देखा था सर। तो आपने फिल्म देखी थी। आप पत्नी जी को नहीं ले गए थे दिखाने? मुझे कभी नहीं दिखाते सर। बताइए, एक और दुविधा खड़ी हो गई। लेकिन आपकी जो मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, हाँ वो जी। मैं देखने गई थी, वो दिखाने ले गए। वो दिखाने ले गए थे जी। उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दुर्भाग्यवश वो इतनी अच्छी चली नहीं। लेकिन आपका सर काम आपसे बहुत पहले अच्छा जो था। यहाँ पर आई थी अभी, उनके पास भी एक पूरी लिस्ट थी। उन्होंने प्रश्न लिखे थे कि हमारे पतिदेव ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं। और यहाँ पर सार्वजनिक रूप में उन्होंने कहा कि आप बयान कर दीजिए इनका। अच्छा बयान तो कर दिया, उसके बाद कहा इसके आप समाधान भी निकालिए। अरे भाई साहब मैं कैसे समाधान निकाल सर, सकता हूँ? क्योंकि आप महिलाओं की समस्या को बहुत अच्छे समझते हैं, इसीलिए नहीं, मैं सबको समझ रहा हूँ। कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि आप उनको ठीक कर देंगे। अच्छा 2 समस्या का समाधान हो गया आज। आज शाम को ही यहाँ से छूटते ही एक तो आपके बालों में गजरा आ जाएगा, और अगर रात ज्यादा देर ना हो गई हो तो आज आपको ये एक पिक्चर दिखाने ले जाएंगे। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का कर दीजिए भाई साहब। यस सर, एकदम ये पक्का। हमारी इज्जत का सवाल है। एकदम पक्का सर। बहुत धन्यवाद। हो गया आपका काम पूरा। अच्छा अब और कोई समस्या मत दीजिएगा हमें, जी, क्योंकि 2 से ज्यादा हम और नहीं संभाल सकते हैं। नहीं सर, आप मुझे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अरे तौबा। समस्याएं भी 4 आपको संभालनी पड़ेगी। भाई साहब बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऑप्शन नहीं, डोमेस्टिक मामला चल पड़ा है। ऑलराइट ओके संगीता जी आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न में। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। संगीता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर किस चित्रकला की 5 विशिष्ट शैलियां हैं? Which of these forms or paintings has 5 distinctive styles, namely Bharani, Kachni, Tantrik, Godana and Kohbar? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं। ए तंजौर पेंटिंग, बी मधुबनी पेंटिंग, सी वारली पेंटिंग, डी कालीघाट पेंटिंग। तंजौर चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, वारली चित्रकारी या कालीघाट चित्रकला। बी होना चाहिए सर, बी मधुबनी चित्रकला। ताला लगाने लायक? जी फाइनल उत्तर आपका? जी बी। बी मधुबनी पेंटिंग। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पता था आपको या आप गेस कर रही थी? सर ये पढ़ा था मैंने कि ये कोहबर जो होता है वो मधुबनी चित्रकला में होता है, और तांत्रिक भी उसमें पिक्चर्स होते हैं, इसी तरह के पिक्चर्स बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। सही उत्तर है आपका। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। बधाई आपको। मधुबनी पेंटिंग का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है। जी मिथिला में। इसे मिथिला चित्र भी कहा जाता है। भरनी, कचनी और तांत्रिक पेंटिंग स्टाइल के धार्मिक तरीके हैं। जी संगीता जी एक व्यक्तिगत प्रश्न। जी आपकी पढ़ाई के बीच में आपका विवाह हो गया जी। और
आपको लगा कि शादी के बाद कुछ बदलाव आया है? सर शायद मैं पहली लड़की हूँ जो बोल रही होंगी कि मायके से ज्यादा मतलब मुझे ससुराल अच्छा लगता है। क्या बात, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि शुरू में तो सर नए घर में आना थोड़ा प्रॉब्लम होता है उस समय, सेट करने में, नए लोग होते हैं, अरेंज मैरिज में तो शुरू में परेशानियां तो आती हैं। और उसी समय में 5 मीटर की साड़ी लपेटना, थोड़ा पल्लू रखना, मेरे ससुर जी ट्रेडिशनल भी बहुत थे। 3 साल तक लगभग ये परेशानी मुझे रही। फिर धीरे धीरे घर वाले भी मुझे समझने लगे, खासकर मेरे ससुर जी। मैं उस दौरान भी अपने लिए समय चुराती थी, मतलब सारा काम हो गया तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, वो मेरा डेली का एक हैबिट था। वो ससुर जी वॉच करते थे कि इतना ज़्यादा थकने के बाद भी ये लड़की वो बुक लेके बैठी जाती है। जी, जी। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि इसे पढ़ने की और आगे इच्छा है। आपके ससुराल में जितने भी लोग हैं उनका प्रोत्साहन आपको मिलता रहा? जी जी, बहुत। और आप बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। इसी शिक्षा को प्राप्त करके अब हम चाहते हैं कि आप अगले प्रश्न के साथ जूझिए। 9वां प्रश्न है, 1,60,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस भारतीय खिलाड़ी को पहचानिए जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। आइडेंटिफाई दिस इंडियन वेट लिफ्टर हु इज ए कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। छवि दिखाइए कंप्यूटर जी। देख लिया आपने? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए स्वाति सिंह, बी कविता देवी, सी मीराबाई चानू या डी कुंजरानी देवी। कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता। सर सी मीराबाई चानू। सी मीराबाई चानू, श्योर है? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी सी। ताला लगाने लायक? जी सी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये तो शिक्षा का विषय है नहीं, कैसे आपने इसको कह दिया कि ये सही है? सर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैंने पढ़ा था। सही जवाब दे दिया आपने। संगीता जी बहुत बहुत बधाई आपको। मणिपुर की मीराबाई चानू 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता है। जुलाई 2019 में उन्होंने 191 केजी का भार उठाकर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता। जीता। मीराबाई चानू, चानू नहीं, मीराबाई चानू। वाह संगीता जी, बहुत प्रभावित हो रहे हैं हम आपसे। सच में सर। कहीं ना कहीं आपने जो एक दृढ़ संकल्प किया था कि मैं अपने आप को शिक्षित करूंगी, आगे बढ़ूंगी, वो साबित कर रही हैं आप। 10वां प्रश्न आ रहा है, खेल का दूसरा पड़ाव। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। संगीता जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला नारी शक्ति पुरस्कार हर वर्ष किस तारीख को दिया जाता है? इन इंडिया द नारी शक्ति पुरस्कार अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अवॉर्डेड ऑन विच डेट एनुअली? ए 1st of January, B 8th of March, C 1st of April, और इज इट डी द 26th of January? 1 जनवरी, 8 मार्च, 1 अप्रैल या 26 जनवरी? सर इट्स बी 8 मार्च। प्लीज लॉक बी। श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? जी बी 8 मार्च। 8 मार्च बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। 3,20,000 रुपए, दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है। वाह, ये 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। वेल प्लेड संगीता जी, वेल प्लेड। कैसे पता चला आपको ये?
सर इस दिन होता है विमेंस एम्पावरमेंट डे होता है 8 मार्च को, इसलिए मुझे लगा कि यही होगा, नारी शक्ति पुरस्कार। बहुत खूब। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। जी बिल्कुल। और राष्ट्रपति हर वर्ष इसी दिन नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करते हैं। महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है 8 मार्च। अब संगीता जी, समय की कोई पाबंदी नहीं है, घड़ीमान जी शांत हो गए हैं और यहां पर हमारा जो 7 करोड़ का प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। 3 लाइफलाइन आपकी, बहुत ही प्रबल लाइफलाइन, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट, ये जीवित है। 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा है, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। उन्नीस 1999 में सुषमा स्वराज ने इनमें से किस नेता के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था? Against which of these leaders did Sushma Swaraj contest the Lok Sabha election in 1999? Option सुनिए। A. सोनिया गांधी, B. ममता बनर्जी, C. मायावती, D. J. जयललिता। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सोनिया गांधी तो अमेठी से लड़ते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, मायावती यूपी, जयललिता के साथ गई। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहती हूँ। सही उत्तर नहीं जानती? नहीं पता। कौन सी लाइफलाइन लेगी? 3 बची हैं आपके पास। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कबीर महाशय, संगीता जी इस प्रश्न से नाराज हो गई हैं, चाह रही कि इसको बदल दिया जाए। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। और प्रश्न बदलने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को चुनिए। शायद बी, ममता बनर्जी। बी, ममता बनर्जी पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है सोनिया गांधी। उन्होंने कर्नाटक में बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी 56,000 वोटों से जीती थी और सुषमा स्वराज जी उनके खिलाफ लड़ी थी। ऑलराइट, अब ये प्रश्न जो है हट जाएगा और हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के। वो सूची यहां आ गई आपके सामने। इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना था और वो विषय था करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। अब इसी के आधार के ऊपर आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर एक नया प्रश्न संगीता कुमारी जी के लिए पेश किया जाए। भूमि बोल अतुल्य तेज की जगह राजा राम दसम किस देश के शासक बने? किंग राम the 10th has replaced King Bhumibol Adulyadej as the ruler of which country? Option सुनिए। A. Bhutan, B. Cambodia, C. Thailand, D. Japan. It's Thailand, C. Please lock C. श्योर है? Sure. सी पे ताला लगा दे। जी। थाईलैंड सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बड़ी जल्दी आपने उत्तर दे दिया। सर इनके बारे में मैंने पढ़ा था। जीत गई आप 6,40,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। King Vajiralongkorn replaced him as the King of Thailand in 2016, but his coronation took place in May 2019. बहुत बहुत बधाई आपको संगीता जी। अब आपके सामने हम रखने वाले हैं 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। सर ये थोड़ा सा टेंस हो जाएगा, मैं उसके पहले कुछ कहना चाहती हूँ सर। जी जी। सर मैं आपको और केबीसी मंच के लिए बोलना चाह रही हैं? मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल गुनगुनाइए। आपकी नजरों ने समझा
प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहरे जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। वाह, क्या बात। प्रेमी और प्रेमिका के बीच का ये गीत है, लेकिन आपने इसे समर्पित किया है हमारे इस मंच को। बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है सर कि मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ और लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पे हूँ। बहुत अच्छा, और आप हैं दरअसल 7वें आसमान पर। इसी विचारधारा के साथ और संगीत के सुरों के साथ 12वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार है जी संगीता जी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार एक बार युद्ध में अर्जुन के किस पुत्र ने उनका वध कर दिया था और फिर उनकी पत्नी उलूपी ने अर्जुन को जीवित कर दिया था? In the Mahabharata, by which son was Arjun once killed in battle and revived by his wife Ulupi? Option सुनिए। A. अभिमन्यु, B. श्रुतकीर्ति, C. इरावान, D. बभ्रुवाहन। ये 4 है। अर्जुन के किस पुत्र ने अर्जुन के किस पुत्र ने अर्जुन का वध कर दिया था और फिर उनकी पत्नी उलूपी ने अर्जुन को जीवित भी कर दिया था? बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। श्रुतकीर्ति थिंक सी होना चाहिए, इरावन। क्या चल रहा है आपके मन में संगीता जी? सर मेरे मन में सी चल रहा है, इरावन, बट श्योर नहीं हूँ। बी और सी। जब कोई श्योर नहीं होता है तो हम यही सलाह देते हैं कि आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। सलाह तो देते हैं सर, पर लाइफलाइन बचाना चाहते। बी और सी में से कोई है। सी होना चाहिए, इरावन। अर्जुन और उलूपी का पुत्र तो इरावन ही है, क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है। अर्जुन और चित्रांगदा का बभ्रुवाहन है। सर मैं 50-50 करना चाहूंगी। 50-50 लाइफलाइन। श्योर नहीं है? जी श्योर। ओके, कबीर महाशय, संगीता जी अपनी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। ये लाइफलाइन अंकित हो गई है संगीता जी, और जैसा आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। कबीर जी 2 गलत ऑप्शंस को हटा दीजिए। आपका ध्यान जहां जा रहा था इरावन पर, वो मिट गया। अब 2 बचे हैं, ए अभिमन्यु, डी बभ्रुवाहन। एक सही है जो आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए, एक गलत है। और एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास। अभिमन्यु तो कभी मार नहीं सकता अर्जुन को, बभ्रुवाहन हो सकता है। सब मैं श्योर नहीं हूँ, अभिमन्यु या बभ्रुवाहन। सर मैं लास्ट की लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। ओके, आस्क द एक्सपर्ट। आपकी अंतिम लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। संगीता जी इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। और पंकज जी आपकी बारी आ गई है। पंकज जी प्रकट हुई हमारे सामने। प्रश्न एक बार फिर दोहराऊंगा आपके सामने। महाभारत के अनुसार एक बार युद्ध में अर्जुन के किस पुत्र ने उनका वध कर दिया था और फिर उनकी पत्नी उलूपी ने अर्जुन को जीवित कर दिया था?
4 ऑप्शन थे, इन्होंने 50-50 लिया, 2 मिट गए। अभी 2 केवल बचे हैं, ए अभिमन्यु और बी बब्रुवाहन। एक सही एक गलत है, बताइए जी। मेरे ख्याल से अभिमन्यु जो है उसने कभी वध नहीं किया अर्जुन का। बब्रुवाहन के बारे में जहां तक मेरा ख्याल है कि ये चित्रांगदा जो उनकी पत्नी थी उनके सुपुत्र थे। और जहां तक मेरा जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड गैस और जो मेरी समझ है कि अभिमन्यु ने कभी अर्जुन को नहीं मारा, इसलिए बब्रुवाहन जो है चित्रांगदा के शायद पुत्र थे, वो वही जो इसका सही जवाब हो सकता है, डी। सर श्योर? पूछ रहे हैं? चलिए श्योर। थैंक यू सर। क्या करना चाहेंगे संगीता जी? सर प्लीज लॉक डी। जी मैं सर के साथ जाना चाहूंगी। पंकज पचौरी जी कह रहे हैं डी बब्रुवाहन। ताला लगाइए कंप्यूटर जी डी पर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने पंकज जी, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आपने इनको 12,50,000 रुपए जितवा दिए हैं। थैंक यू सर। जब अर्जुन अश्वमेध के लिए युधिष्ठिर के घोड़े को ले जा रहे थे या ले जाते हैं, तब उनके पुत्र बब्रुवाहन उन पर हमला कर उनकी हत्या करते हैं। उनकी पत्नी उलूपी उन्हें पुनर्जीवित करती है। बब्रुवाहन अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र थे, जिसके बारे में पंकज पचौरी जी को भी मालूम था। बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी, थैंक यू सो मच, बहुत सही उत्तर बताया आपने। ओके संगीता जी, अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है, केवल ये चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर एक तो गेसवर्क नहीं चलता है। निश्चित रूप से अगर आपको हो कि हाँ यही सही उत्तर है तो ही खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में कोई रासायनिक तत्व नहीं है? Which of these scientists does not have a chemical element on the periodic table named after him? नाम सुनिए। A एल्बर्ट आइंस्टाइन, B एल्फ्रेड नोबेल, C थॉमस एडिसन, D एनरिको फर्मी। किस वैज्ञानिक के नाम पर आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में कोई रासायनिक तत्व नहीं है? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 13वां प्रश्न है ये, सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3 पीस में। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन आपको गेस करने या सही उत्तर देने से मैं आपको नहीं रोकूंगा। Which of these scientists does not have a chemical element on the periodic table named after him? सर नहीं मुझे पता, कोई आइडिया मैं नहीं लगा पा रही हूँ। नोबल गैसेस तो होते हैं, नोबल गैसेस। क्या करना चाहेंगे संगीता जी? थॉमस एडिशन तो लग रहा है, सी लग रहा है, बट लग रहा है, श्योर नहीं हूँ सर, मुझे नहीं पता इसका आंसर। नहीं पता, क्या करना चाहेंगे? क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगी? ओके, अंतिम निर्णय आपका, आप गेम क्विट करेंगे? जी। ओके। कभी महाशय संगीता जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, वो गेम से क्विट कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको संगीता जी, 12,50,000 रुपए आप जीत के जा रहे हैं यहाँ से। वेल प्लेड संगीता जी, बहुत ही धीरज के साथ, धैर्य के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जवाब दिए। बहुत बहुत बधाई। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है हमें अपने दर्शकों को, किसी एक को गेस कीजिए। बी एल्फ्रेड नोबेल। बी एल्फ्रेड नोबेल, पिता लगाया जाए कंप्यूटर जी।
नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। थॉमस एडिसन सही उत्तर है इसका। फर्मियम एनरिको फर्मी के नाम पर, नोबेलियम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, आइंस्टीनियम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन किसी एलिमेंट का नाम थॉमस एडिसन के नाम पर नहीं है। थॉमस एडिसन सही उत्तर। वेल प्लेड संगीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपकी जीती हुई रकम जो है वो ओहो, खेल की समाप्ति की घोषणा भी हो गई है। आपने खेल समाप्त किया, हूटर बज गया। बहरहाल ये जो आपकी जीती हुई रकम है हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 12,50,000। ठीक है, कंफर्म। और ये 12,50,000 रुपए सीधे आपके अकाउंट में चले गए। तो हम चाहेंगे कि आपके पतिदेव यहाँ आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे। तालियां बज जाए। तो देवियों सज्जनों, देखिए कल देश विदेश में गांधी जी के 150वें जन्मदिन का जो समारोह है वो पूरी उत्साह के साथ मनाया गया। लेकिन ये तो सिर्फ 150वां ही समारोह था। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है, एक ऐसी विचारधारा है जो इस विश्व की हवाओं में कई सदियों तक गूंजता रहेगा। गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालने के लिए एक सदी कम है, लेकिन उनके विचारों में सदी दर सदी दम है, दम था, दम रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। And do take very good care of yourself. Thank you.